प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर में गोपाल नाम का एक ईमानदार दूध वाला अपनी पत्नी सरोज और 12 साल के बेटे अर्जुन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के बड़े-बड़े डिब्बे लटकाकर गांव-गांव दूध बेचने निकल जाता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन पूरे इलाके में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। गरीबी उनके घर की मजबूरी थी, फिर भी उस परिवार ने कभी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। गोपाल हमेशा अपने बेटे अर्जुन से कहता था कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। बेटा, आज हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन अगर तू पढ़ लिख गया तो एक दिन यही लोग जो आज हमें गरीब समझकर नजरें फेर लेते हैं, वही लोग तेरे सामने सम्मान से सिर झुकाएंगे। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। पिताजी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। चाहे मुझे सुबह आपके साथ दूध बेचना पड़े, दिन भर स्कूल जाना पड़े और रात भर पढ़ाई करनी पड़े, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि आपको जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। हर सुबह अर्जुन स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ दूध बांटने जाता था। गांव के कई लोग गोपाल की ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें गरीब इंसान की मेहनत कभी पसंद नहीं आती थी। उन्हीं लोगों में सबसे बड़ा नाम था गांव का अमीर जमींदार धर्मपाल चौधरी। उसका बड़ा सा पक्का मकान था, कई नौकर चाकर थे और गांव के लोग उससे डरते थे। एक सुबह जब गोपाल और अर्जुन दूध देने उसके घर पहुंचे, तो धर्मपाल कुर्सी पर बैठा हंसने लगा। अरे गोपाल, आखिर कब तक यही दूध बेचते रहोगे? तेरे बेटे को भी यही काम करना पड़ेगा। इतनी गरीबी में पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? गरीबों के बच्चों की किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी होती है। बेकार में इसे बड़े बड़े सपने मत दिखा। चौधरी साहब, किस्मत भगवान लिखता है, इंसान नहीं। आज मेरा बेटा दूध बेच रहा है, लेकिन कल क्या बनेगा ये वक्त तय करेगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपने बेटे के सपनों का सौदा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, देखते हैं तेरे सपनों की उड़ान कितनी दूर जाती है। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होंगे, तब खुद समझ जाएगा कि गरीबी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। धर्मपाल की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसी पल उसने अपने मन में एक मजबूत फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वह एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहां लोग उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानेंगे। उसी दिन स्कूल में सीमा मैडम बच्चों को पढ़ा रही थीं। बच्चों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि शिक्षा होती है। अगर कोई इंसान ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़े, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हारी परीक्षा की कॉपियां देखी है। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। मैडम, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। उस शाम गोपाल गांव के मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के सामने दूध चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भगवान, मेरे हिस्से में चाहे जितने दुख लिख दो, लेकिन मेरे बेटे का रास्ता आसान कर देना। मैं चाहता हूं कि वो वह मुकाम हासिल करे जो मैं कभी नहीं कर पाया। उसकी मेहनत कभी बेकार मत जाने देना। उसी रात शिवपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव की डेयरी समिति के दफ्तर में 4 नकाबपोश चोर पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। उन्होंने तिजोरी तोड़ी और लाखों रुपए लेकर अंधेरे में फरार हो गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह इस चोरी का इल्जाम किस पर लगाया जाएगा, और यही घटना अर्जुन के संघर्ष की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरे शिवपुर गांव में एक ही खबर आग की तरह फैल गई कि डेयरी समिति के लाखों रुपए रातों रात चोरी हो गए हैं। गांव के लोग डेयरी समिति के बाहर इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस की जीप गांव में पहुंच गई और पूरे इलाके में पूछताछ शुरू हो गई। गोपाल अपने घर के बाहर रोज की तरह दूध के डिब्बे तैयार कर रहा था।
अर्जुन भी उसके साथ साइकिल पर दूध रखने में मदद कर रहा था। तभी अचानक पुलिस की जीप उनके घर के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर राजवीर नीचे उतरा। गोपाल, हमें सूचना मिली है कि चोरी वाली रात तुम्हें डेयरी समिति के आसपास देखा गया था। कई लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो जांच के बाद खुद ही साबित हो जाएगा, लेकिन अभी तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। साहब, मैं तो हर रोज सुबह दूध देने जाता हूँ। रात को मैं अपने परिवार के साथ घर पर था। मैंने जिंदगी में कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं चुराया। मेरी गरीबी मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। पुलिस की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। भीड़ में सबसे आगे धर्मपाल चौधरी खड़ा था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस आदमी पर भरोसा मत करो। बाहर से कितना भी सीधा बनता हो, लेकिन असली चेहरा आज सबके सामने आ गया। इतने साल दूध बेच बेच कर क्या कमाता था, अब समझ आया कि रात के अंधेरे में असली कमाई करता था। ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। धर्मपाल जी, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। आज आप पूरे गांव के सामने मुझे चोर कह रहे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित होगी, उसी दिन यही गांव आपके झूठ को भी याद रखेगा। पिताजी, आप कहीं मत जाइए। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मैं सबको सच बताऊंगा, चाहे पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं किसी को भी आपको चोर नहीं कहने दूंगा। आपने हमेशा मुझे ईमानदारी सिखाई है। जो इंसान अपने बेटे को सच का रास्ता दिखाता है, वह खुद कभी गलत नहीं हो सकता। बेटा, अगर जिंदगी में कभी सच और झूठ के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा सच का साथ देना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। याद रखना, ईमानदार इंसान कभी हारता नहीं, बस उसकी जीत थोड़ी देर से होती है। कुछ ही देर बाद पुलिस गोपाल को जीप में बैठाकर थाने ले गई। अर्जुन पूरी ताकत से जीप के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन कुछ ही देर में जीप उसकी आंखों से ओझल हो गई। उस दिन पहली बार उसे अपनी गरीबी पर नहीं, बल्कि समाज की बेरहमी पर गुस्सा आया। थाने में इंस्पेक्टर राजवीर ने गोपाल से लंबी पूछताछ शुरू की। गोपाल, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें उस रात की पूरी जानकारी दो। किस किस से मिले थे, कहां गए थे? तुम्हारे खिलाफ अभी सिर्फ शक है, लेकिन अगर जांच में कुछ मिला तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसीलिए जो भी सच है, बिना डरे बता दो। साहब, मेरी रोज की दिनचर्या पूरे गांव को पता है। सुबह दूध बांटता हूँ, दोपहर में गायों की देखभाल करता हूँ और शाम को परिवार के साथ घर लौट आता हूँ। उस रात भी मैं कहीं नहीं गया। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो दिखाइए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। घर पर सरोज की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटा, तुम्हारे पिताजी पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया, अब गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। उधार देने वाले भी दरवाजे पर आ जाएंगे। मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। भगवान हमारी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? माँ, आप रोइए मत। पिताजी निर्दोष हैं। मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा और दूध भी बेचूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो दिन रात काम करूंगा, लेकिन मैं पिताजी का नाम जरूर साफ करके रहूंगा। धीरे धीरे पूरा गांव गोपाल के खिलाफ हो गया। जिन लोगों ने सालों तक उसके हाथ का दूध पिया था, वही अब उसके परिवार से दूरी बनाने लगे। एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनमें से राकेश हंसते हुए बोला, अरे देखो, चोर का बेटा स्कूल पढ़ने आया है। पहले अपने बाप को जेल से छुड़ा ले, फिर अफसर बनने का सपना देखना। तेरे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। तेरी किस्मत में तो दूध के डिब्बे उठाना ही लिखा है। आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इसी स्कूल में बच्चों को मेरी कहानी सुनाओगे। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की पहचान उसके बाप पर लगे झूठे आरोप से नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत से होती है। उसी रात थाने की लॉकअप में बैठे गोपाल के पास एक बूढ़ा चौकीदार चुपचाप आया। गोपाल, मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा है जो पूरी कहानी बदल सकता है। असली चोर कोई और है,
लेकिन अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। वह बहुत ताकतवर लोगों के साथ मिला हुआ है। यह सुनकर गोपाल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ आ गया कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो एक दिन जरूर सामने आएगा। उस रात थाने की लॉकअप में बैठे गोपाल के मन में बूढ़े चौकीदार की बातें लगातार घूम रही थीं। बूढ़ा चौकीदार धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमाते हुए फिर से गोपाल के पास आया। गोपाल, मैं पिछले 20 साल से डेयरी समिति में चौकीदारी कर रहा हूं। चोरी वाली रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 4 लोग पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था, लेकिन उसका नाम लेना मेरे लिए मौत को बुलाने जैसा होगा। वह बहुत ताकतवर लोगों के साथ मिला हुआ है। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मेरा परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने सालों से मैं इस डर के साथ जी रहा हूं कि कहीं मेरे कारण मेरे बच्चों की जान खतरे में न पड़ जाए। काका, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आज तुम डर गए तो कल किसी और बेगुनाह की जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। भगवान सब देख रहा है। सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। अगर मेरी किस्मत में जेल लिखी है तो मैं ये भी सह लूंगा, लेकिन तुम अपने दिल पर यह बोझ मत रखना कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से एक निर्दोष इंसान बदनाम हो गया। अगली सुबह शिवपुर गांव में अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा आटा बचा था। गोपाल जेल में था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अचानक 12 साल के उस छोटे से लड़के के कंधों पर आ गई थी। उसने बिना किसी शिकायत के दूध के खाली डिब्बे साफ किए, गायों को चारा डाला और दूध निकालने की तैयारी करने लगा। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। इतने भारी दूध के डिब्बे कैसे उठाएगा? ऊपर से स्कूल भी जाना है। मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई बीच में छूट जाए। तेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि अर्जुन को सिर्फ पढ़ाना है। अगर तू भी कमाने लग गया तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। माँ, सपना तब टूटता है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। मैं सुबह दूध बेचूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा और रात को पढ़ाई करूंगा। अगर मैं आज डर गया तो लोग हमेशा कहेंगे कि चोर का बेटा हार गया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पिताजी ने मुझे मजबूत बनना सिखाया है। अब मेरी बारी है उनका नाम बचाने की। उस दिन पहली बार अर्जुन अकेला साइकिल पर दूध लेकर गांव की गलियों में निकला। छोटे छोटे हाथों से वह भारी डिब्बे उतारता, लोगों के घर दूध पहुंचाता और फिर साइकिल आगे बढ़ा देता। कई बार साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता, दूध का डिब्बा गिरते गिरते बचता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपने पिता की बेगुनाही साबित करना। जब वह धर्मपाल चौधरी के घर पहुंचा, तो धर्मपाल उसे देखते ही व्यंग्य से हंस पड़ा। अरे, अब चोर का बेटा दूध बेचने आ गया। सुन लड़के, आज के बाद मेरे घर दूध लेकर मत आना। मुझे नहीं पता इस दूध में पानी मिलाता है या चोरी के पैसे। और सुन, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तेरे जैसे लोगों के हाथ में किताब नहीं, दूध का डिब्बा ही अच्छा लगता है। चौधरी साहब, दूध लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में झूठ मत बोलिए। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको अपनी हर बात याद आएगी। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी इज्जत बिकाऊ नहीं है। दूध बांटते बांटते अर्जुन स्कूल देर से पहुंचा। पहली घंटी बज चुकी थी और कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसकी क्लास टीचर सीमा मैडम सब कुछ समझ रही थी। बच्चों, किसी इंसान का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी परिस्थिति समझना बहुत मुश्किल। अर्जुन देर से इसीलिए नहीं आया क्योंकि वह आलसी है। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है। याद रखो, जिंदगी में वही लोग सबसे आगे जाते हैं जो मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। अर्जुन, तुम्हें जब भी किसी किताब, फीस या पढ़ाई की जरूरत होगी, सबसे पहले मेरे पास आना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। मैडम, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप गर्व से कहेंगी कि अर्जुन मेरा छात्र था। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी अर्जुन की पढ़ाई नहीं रुकी। गांव में अक्सर बिजली चली जाती थी, इसलिए वह हर शाम नदी के किनारे लालटेन जलाकर बैठ जाता और देर रात तक पढ़ाई करता रहता। एक दिन
गांव के रिटायर्ड शिक्षक शंकर प्रसाद वहां से गुजर रहे थे। बेटा, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए देख रहा हूँ। इतनी मेहनत मैंने बहुत कम बच्चों में देखी है। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही आग दिखाई देती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं रहेगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं जो अब तुम्हारे काम आएंगी। बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी दी हुई हर किताब का सम्मान करूंगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि एक दिन आपकी मेहनत भी सफल हो जाएगी। उधर जेल की सलाखों के पीछे बैठा गोपाल हर रात भगवान से सिर्फ अपने बेटे की सफलता की प्रार्थना करता था। हे भगवान, मुझे अपनी चिंता नहीं है। बस मेरे बेटे की हिम्मत कभी मत टूटने देना। अगर मेरी जिंदगी की सारी खुशियां लेकर अर्जुन का भविष्य उज्जवल हो सकता है तो मैं ये सौदा खुशी खुशी मंजूर करता हूँ। इसी बीच एक रात बूढ़ा चौकीदार अपने पुराने लकड़ी के संदूक को खोल रहा था। अचानक उसकी नजर एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे हाथ में उठाया तो उस पर डेयरी समिति का आधा लोगो बना हुआ था और किनारे पर सूखे खून का हल्का सा निशान भी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। यही वो कपड़ा है। चोरी वाली रात एक आदमी की कमीज इसी जगह से फट गई थी। अगर इसका दूसरा हिस्सा मिल गया तो असली चोर कभी नहीं बच पाएगा। यह कहते हुए उसने उस कपड़े को फिर से सावधानी से छिपा दिया। उसे पता था कि यह छोटा सा सबूत एक दिन पूरे गांव का सबसे बड़ा सच बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने संघर्ष की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा था, बिना यह जाने कि किस्मत उसके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 8 साल बीत गए। छोटा सा अर्जुन अब एक समझदार, मेहनती और आत्मविश्वासी युवक बन चुका था। उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई थी, लेकिन उसके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। एक सुबह गोपाल आंगन में चारपाई पर बैठा अर्जुन को दूध के डिब्बे साइकिल पर रखते हुए देख रहा था। वर्षों की जेल और अपमान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन बेटे को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। पिताजी, अब आप आराम कीजिए। यह जिम्मेदारी मेरी है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। अब मेरी बारी है। चाहे मुझे दिन में 100 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़े या रात भर जागकर पढ़ाई करनी पड़े, मैं आपका सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा उस दिन सबसे पहले आपके चरण छूकर कहूंगा कि आपका बेटा अपना वादा निभा चुका है। बेटा, शरीर की ताकत से ज्यादा जरूरी मन की ताकत होती है। मैंने जिंदगी में गरीबी देखी, अपमान देखा, जेल देखी, लेकिन आज भी मेरा विश्वास नहीं टूटा। मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। बस एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी बड़ा अधिकारी बन जाओ तो किसी गरीब आदमी को उसके कपड़ों या हालात देखकर कभी छोटा मत समझना, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अपराध नहीं होती, लेकिन समाज अक्सर गरीब को ही अपराधी बना देता है। उस दिन अर्जुन हमेशा की तरह दूध लेकर धर्मपाल चौधरी के घर पहुंचा। धर्मपाल ने उसे देखते ही तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे अर्जुन, अभी तक दूध ही बेच रहा है? मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ा अफसर बन गया होगा। सुन, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए किस्मत चाहिए। तेरे जैसे गरीब लड़के यूपीएससी नहीं निकालते। वहां बड़े बड़े शहरों के पढ़े लिखे बच्चे बैठते हैं। तू अपना समय बर्बाद मत कर, दूध बेच, यही तेरी औकात है। चौधरी साहब, आपने बचपन से मेरी औकात बताई है, अब वक्त मेरी पहचान बताएगा। गरीब का बेटा किताब उठाए तो लोगों को मजाक लगता है, लेकिन जब वही बेटा सफल होता है तो वही लोग सबसे पहले उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी बातों का जवाब बहस से नहीं दूंगा। मेरी सफलता ही मेरा जवाब होगी। गांव से कई किलोमीटर दूर शहर की एक छोटी सी सरकारी लाइब्रेरी अर्जुन की दूसरी दुनिया बन चुकी थी। वहां पुराने पंखे चलते थे, टूटी हुई कुर्सियां थीं और अलमारियों में वर्षों पुरानी किताबें रखी थीं। लेकिन अर्जुन के लिए वही किताबें सबसे बड़ी दौलत थीं। वह घंटों वहां बैठकर इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र और सामान्य ज्ञान पढ़ता रहता। कई बार
लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी बाहर बैठकर नोट्स बनाता रहता। एक दिन शंकर प्रसाद उसके पास आए। अर्जुन, यूपीएससी सिर्फ किताबें याद करने वालों की परीक्षा नहीं है। यह धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास की परीक्षा है। यहां वही सफल होता है जो असफलता के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाए। मैंने अपने जीवन में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो जिद दिखाई देती है वह बहुत कम लोगों में होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भगवान ने न्याय किया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। गुरुजी, मेरे लिए यह नौकरी नहीं है, यह मेरे पिता के सम्मान की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि जिस गांव ने उन्हें चोर कहा, उसी गांव के बच्चे एक दिन उन्हें ईमानदारी की मिसाल कहें। जब तक मैं उनके माथे से यह झूठा दाग नहीं मिटा देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उधर धर्मपाल चौधरी की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम वह अपने खास आदमियों के साथ हवेली में बैठा था। अगर अर्जुन आईपीएस बन गया तो सबसे पहले डेयरी चोरी की फाइल खुलवाएगा, और अगर वो फाइल खुल गई तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वो बूढ़ा चौकीदार अभी तक जिंदा है। उसने अगर मुंह खोल दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अर्जुन को उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा, चाहे जो करना पड़े। उसके ठीक एक साल बाद अर्जुन ने यूपीएससी का एग्जाम देकर आईपीएस ऑफिसर बन गया। उसका परिवार बहुत खुश हो गया। जब वो आईपीएस ऑफिसर बन गया तो उसने चोरी का पर्दाफाश कर दिया। वो चौधरी और उसके साथी को पकड़कर जेल में डाल दिया और पूरे गांव में शांति लौट आई।